हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय श्री राम, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने उस पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता को अच्छी रूप से पढ़ा। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया था, जिसमें पिछली वीडियो में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के बारे में और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था। जो वैदिक सभ्यता दो भाग में बांटा गया था, उसमें प्रथम भाग ऋग वैदिक काल था और दूसरा उत्तर वैदिक काल था। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में वैदिक सभ्यता के दो भागों में से पहले भाग को पूरे विस्तृत रूप से पढ़ लिया था और उत्तर वैदिक काल को हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को जितिया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की माँ और हमारी भी माँ, पूरे भारत की माँ अपने बेटे की सुरक्षा और लंबी आयु के लिए जितिया पर्व करते हैं, जो आज सभी की माँ बिना खाना खाए हुए 24 घंटा रहती है और कल सबके घर में विभिन्न प्रकार के सब्जी बनते हैं और आनंद लेते हैं। तो कोई भी माँ अपने बेटे को सफल होते हुए देखना चाहती है और माँ का एक ममता इस दुनिया में कितना भी पैसा से तौल दिया जाए उसकी बराबरी नहीं की जा सकती है। तो यही माँ अपने बेटे के लंबी उम्र के लिए जितिया पर्व करती है। माँ का प्यार सबके प्रति समान होता है, लेकिन बेटे और अपनी बिटिया के प्रति बहुत होता है। तो आप लोग को जितिया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम लोग आज वैदिक सभ्यता के दूसरे भाग उत्तर वैदिक काल को आज विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल में जो इसका काल है वो 1000 BC से लेकर 600 BC तक है। जो वैदिक सभ्यता था इसका काल था 1600 BC से लेके 600 BC, जिसमें पहला जो ऋग वैदिक काल था जिसका था 1600 BC से लेके 1000 BC, और जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका है 1000 BC से लेके 600 BC। तो हम लोगों ने ऋग वैदिक काल को अच्छे रूप से पढ़ा। हम लोग अब उत्तर वैदिक काल को पढ़ते हैं। तो जो उत्तर वेद का जो हम लोग को अध्ययन मिलता है, जो इसके बारे में पढ़ने के लिए मिलता है, वो सामवेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। पहला सामवेद में मिलता है और दूसरा यजुर्वेद में और तीसरा अथर्ववेद में और चौथा उपनिषद में और ब्राह्मण ग्रंथ में। तो जो वैदिक काल है इसके बारे में हम लोग मुख्यतः 4 से 5 काल में पढ़ते हैं और ग्रंथ में पढ़ते हैं। तो जिसमें पहला सामवेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हम लोग उत्तर वैदिक काल को पढ़ते हैं। जो आर्य थे वो उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। उन्होंने मतलब क्या चीज़ का इस्तेमाल किया था, उनको क्या चीज़ का इस्तेमाल करना आता था। तो हम लोगों ने अध्ययन उत्तर वैदिक का जो अध्ययन किया है, मतलब सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के ग्रंथ में हम लोगों ने वैदिक काल का ग्रंथ। उपनिषद होता है यह 108 होता है। जो उपनिषद होता है वह 108 होता है। और जो उत्तर वैदिक काल का केंद्र था, वो जो उत्तर वैदिक काल का जो विस्तार था वो सरस्वती नदी से लेकर गंगा नदी के द्वार तक था। जो इसका क्षेत्र का फैलाव था वो गंगा नदी से द्वार से लेकर सरस्वती नदी तक था। तो इसका क्षेत्र का विस्तार गंगा नदी से लेके सरस्वती नदी से लेके गंगा नदी के द्वार तक था। और इसमें जो समाज को आर्यों ने उत्तर वैदिक काल में बांटा था, उसमें मुख्यतः 4 भागों में बांटा था। जो आर्य थे वो समाज को 4 भागों में बांटे थे। पहला ब्राह्मण, दूसरा शूद्र, तीसरा वैश्य और चौथा क्षत्रिय। जो कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। पहला कौन? तो क्षत्रिय। पहला क्षत्रिय, दूसरा वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र। जो क्षत्रिय होते हैं वो जो लड़ने उड़ने में आगे रहते हैं। जैसे सिख और जो होते हैं मतलब
क्षत्रिय और जो वैश्य थे, जो मतलब वैश्य जो ना तो पुरुष और ना ही महिला होती है, शूद्र जिसे पहले हम लोग जो मतलब कि क्षत्रिय लोग और ब्राह्मण लोग थे जो शूद्र को नीची दृष्टि से देखते थे, और एक ब्राह्मण। तो आर्यों ने मतलब उत्तर वैदिक काल में समाज को 4 भागों में विभाजित किया। पहला क्षत्रिय, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा शूद्र और चौथा वैश्य। और जो आर्य थे जो उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था की स्थापना किए थे। गोत्र व्यवस्था की स्थापना पूछी जाए कौन से काल में हुई थी, तो उत्तर वैदिक काल में। और इसका अर्थ होता है जहाँ सभी कुलीन गोत्र को एक साथ रखा जाता है। तो गोत्र व्यवस्था का अर्थ होता है कि समूह में रखना, सभी को एक जगह इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया थी, मतलब वो गोत्र व्यवस्था की स्थापना उत्तर वैदिक काल में थे। जो आर्य थे, मतलब ऐसे तो पूर्वजों में सभी लोग पहले जो जानवर थे उसको मार देते थे और कच्चे ही खाते थे। फिर कुछ समय के बाद उन्होंने उनको पकाकर खाना सीखा। तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती गई और यह प्रक्रिया यहाँ तक आ गई कि हम लोग उसमें मसाला, मिर्च सभी मिलाकर खाते हैं। तो जो आर्य के समय में था, उस समय इन लोगों ने मछली को खाना सीख लिया था और नमक की जो खोज, मतलब नमक का उपयोग करने के लिए पूरी तरह से सीख गए थे। और हाथी और बाघ इन लोगों को मतलब पहचानना सीख गए थे। तो जो आर्य थे वो मतलब नमक क्या होता है, इसका कैसा टेस्ट होता है, वो मतलब ये लोग उसका उपयोग करना सीख गए थे। और मछली, हाथी सबको मतलब पहचानना सीख गए थे। जो ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, इस तीनों को एक नाम दिया गया जिसे द्विज कहा गया। क्या कहा गया? द्विज। तो ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य और क्षत्रिय जो आर्य 4 भागों में मतलब कि समाज को बांटे थे, उसमें वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र को एक नाम दिया गया जिसे द्विज कहा गया। तो उत्तर वैदिक काल का जो काल है वो 1000 BC से लेकर 600 BC तक है। इसका अध्ययन कौन से ग्रंथ में मिलता है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ में। और जो इसका केंद्र है, इसका जो फैलाव है वो सरस्वती नदी से लेकर गंगा नदी के द्वार तक था। इसे 4 जाति में बांटा गया था, 4 समाज को 4 भागों में बांटा गया था, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र। और तीनों को मिलाकर क्या कहा गया? वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र को द्विज कहा गया। द्विज का बोध तीनों से हुआ। और जो गोत्र व्यवस्था की स्थापना थी वो उत्तर वैदिक काल में आर्यों द्वारा हुआ था। और आर्य जो उपयोग करने के लिए सीख गए थे, वो नमक आर्य क्या होता है वो सीख गए थे। जो आर्य थे, आपसे एक क्वेश्चन है, मैंने पिछले वीडियो में बताया होगा कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे? जो आर्य थे कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से। जो आर्य थे कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। मध्य एशिया कहाँ से? तो ईरान से। किसके? तो मध्य एशिया से आए थे, ईरान से आए थे, मतलब ये किनका कहना था? तो ये मैक्स मूलर का कहना था। मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य थे मध्य एशिया, ईरान से आए थे। कब आए थे? तो 1853 में। तो मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य थे मध्य एशिया से आए थे, 1853 में आए थे और भारत में मतलब रहे थे। और बाल गंगाधर तिलक थे, दयाराम साहनी थे, गार्डन चाइल्ड से, उन लोगों के अनुसार भी मतलब बहुत पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्र से आए थे। लेकिन जो मैक्स मूलर था उनका कहना था कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से भारत आए थे
1853 ईस्वी में भारत आए थे। जो आर्य का अर्थ होता है, आप लोगों को याद दिला दूँ, आर्य का जो अर्थ होता है कुलीन और श्रेष्ठ होता है, कुलीन और श्रेष्ठ। तो हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल को पूरी विस्तृत रूप से पढ़ा, जाना कैसे क्या है। तो हम लोगों ने वैदिक सभ्यता को पूरे विस्तृत रूप से पढ़ा दिया। वैदिक सभ्यता का काल कितना था, 1600 BC से लेकर 600 BC तक, उसे 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला जो था ऋग वैदिक काल था और दूसरा जो था उत्तर वैदिक काल था। उत्तर वैदिक काल का काल 1000 BC से लेकर 600 BC तक था। ऋग वैदिक काल 1600 BC से लेकर 1000 BC तक था। तो हम लोगों ने ऋग वैदिक काल को अच्छी तरह से पढ़ा, उत्तर वैदिक काल को अच्छी तरह से पढ़ा। तो हम लोग एक वैदिक सभ्यता को, वैदिक सिविलाइजेशन को अच्छी तरह से हम लोगों ने पढ़ लिया। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो जो लोग डायरेक्ट मतलब वैदिक सिविलाइजेशन वीडियो नंबर 2 देख रहे होंगे, तो उनसे मेरा कहना है कि आप लोग सबसे पहले वैदिक सभ्यता क्लास 1 देखें, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन नई टॉपिक से। हम लोग अब अगली टॉपिक में राष्ट्रीय आय इकोनॉमिक को पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय क्या होता है, सभी व्यक्ति का आय कैसे मतलब आय कैसे गणना की जाती है, जीडीपी क्या है, जीएसटी क्या है। तो हम लोग अगले वीडियो में इकोनॉमिक को पढ़ेंगे। धन्यवाद।